तो ये जो मामला है, मुझे लगता है कि क्या, मैं डॉक्टर मुक्तदर खान के पास जाना चाहूंगा इसको लेकर। क्या ट्रंप दबाव में है? क्या ट्रंप ज्यादा उन्हें रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है? कुछ ऐसी स्थिति बन गई है? अ, मुकेश जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई थिंक कि आज एक जो खबर आई है यहाँ पर कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 3.3% हो गया, यानी इट हैज़ बिकम मोर देन जो बाइडन के ज़माने में था। 4 साल में इतना कभी बढ़ा नहीं था जितना बढ़ गया है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि दिस वाज वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन में प्रॉमिस इन्होंने किया था। और अमेरिका की जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की हम बात करते हैं, वो तो इस जंग से पहले बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे पड़ रहा है। बिकॉज देखिए, जो आम जनता है, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द वॉर एंड इट्स निटी-ग्रिटीज। उनके लिए ऐसा है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में वो नहीं जा रहे। उनकी डिटेल्स इज फोकस्ड ऑन कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि तेल भी महंगा, हर चीज महंगी है। वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा, मैगा की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रेशर। अगर आपने कल उनका वो लंबा ट्वीट देखा जिसमें वो टक्कर कार्लसन, मेगन केली वगैरह सबको बड़े नाम से लो आईक्यू पॉडकास्टर्स, इनकी सारी नौकरियां चली गई। सो यू कैन सी कि डोनाल्ड ट्रंप इज टोटली फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रहा है उनको। एक तो ईरान ने फ्रस्ट्रेट कर दिया, दूसरा उनका मैगा क्राउड फ्रस्ट्रेट कर दिया। और जो मैगा का जो, देखिए, मैगा वो है जो, उसका एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, अंधभक्त। जो डोनाल्ड ट्रंप के जो अंधभक्त है, वो साइज श्रिंक हो रहा है। देखिए, तो अब सिर्फ 15% अमेरिका के लोग अंधभक्त हैं, यानी 85% और आउटसाइड मैगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है। ये और बात है कि ट्रंप कोई दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो मिड टर्म हार जाते हैं तो ही प्रेसिडेंसी उनकी खत्म हो जाएगी। देयर इज नो डाउट। वो सपीना पे सपीना चलते रहेगा, खाली हियरिंग्स में वो चलेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कंसीड किया है, जो उनके खुद के ट्वीट से नजर आता है, कि हम ईरान के जो 10 मुद्दे हैं उस पे नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के 15 मुद्दे। सो वहीं पर उन्होंने बहुत बड़ा कंसेशन कर दिया है। और अगर आप देखें, वो जो 10 मुद्दे हैं उसमें क्लियरली 4-5 ऐसे हैं दैट ईरान इज विलिंग टू गिव टू अमेरिका। लेकिन जो की इश्यूज है कि हॉर्मुज का क्या होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी, यानी क्या उनके पास वो रहेगी, और फिर ये जो सैंक्शंस की बात, क्योंकि पूरे सैंक्शंस हटा दें। ना सिर्फ सैंक्शंस, वो जो यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसको भी वो ईरान डिमांड कर रहा है कि वो वापस कर दे, विच डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर, यूएन का वो हो जाएगा। तो एक तरह से ईरान कह रहा है कि आप मुझे मजबूत भी कर दें और पूरी तरह से रिहैबिलिटेट कर दे इन द इंटरनेशनल सोसाइटी। इसके बदले वो क्या दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को? कुछ नहीं। ना वो हिजबुल्लाह पे कह रहे हैं कि मैं इनका सपोर्ट छोड़ दूंगा। सो व्हाट इज गोइंग टू, आई थिंक वहां पे जो हो रहा है, ये दोनों लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। एक ईरान की 10 लिस्ट और अपने 15 लिस्ट। और वहां पे जेडी वैंस कह रहे हो कि आप नहीं, यू हैव टू स्टॉप सपोर्ट फॉर हिजबुल्लाह, हुतीज, यू हैव टू स्टॉप थ्रेटनिंग नेबर्स। तो उसमें मुझे लगता है कि प्रोग्रेस इसलिए हो रही कि, फॉर एग्जांपल, जिस पावरफुल डेलीगेशन के साथ ईरान आया है अभी, मतलब सिवाय खमेनी के और बाकी लीडरशिप वहां पर है। सो दे हैव सिग्नल्ड के वी आर सीरियस। और दोनों की मौजूदगी से क्या होता, अगर एक ही आता तो मुझे लगता है कि फाइनल नहीं होती बात, क्योंकि कोई बड़ा कंसेशन करने से आप अकेले हैं तो डरेंगे, वापस जाने ही डरेंगे वो तेहरान को। लेकिन अगर दोनों हैं और उनके साथ और एक तीसरा भी बंदा है, तो अगर आप देखें, दे हैव यूएस के मिलिट्री कमांडर भी एक है वहां पर, बिसाइड्स कुशनर और विटकॉफ के अलावा। तो मुझे लगता है कि बोथ पार्टीज हैव कम विद द इंटेंशन टू मेक कंसेशंस एंड मेक अ डील। अब ये होती है या नहीं, एक चीज जो बार बार मीडिया में भी आ रही है वो ये है कि अमेरिका इज मोर ईगर देन चाइना इस डील के लिए। और चाइना इज देयर ओनली बिकॉज के, सॉरी, ईरान इज देयर अंडर चाइनाज प्रेशर। चाइना के दबाव के अंडर ईरान वहां पे है। ये बात बार बार समझ में आ रही, क्योंकि जब मैं, फॉर एग्जांपल, आज मैं वेटिकन की मीडिया से बात किया तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा मान लिया ईरान के
हॉर्मुज खोल देगा बिफोर द, दे आर वरीड कि ईरान का जो एडवांटेज था इन कंटिन्यूटी ऑफ द वॉर, ना के रुकने में। तो द बेस्ट डील वुड हैव बीन कि फाइनल एकदम रुक जाए जंग, ना कि ये इंटरमीडिएट जंग हो फिर बाद में ऑप्शंस हो। तो वो जो पजल है कि व्हाई इज ईरान एक्सेप्टिंग दिस विदाउट हॉर्मुज वगैरह, वो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि चाइना का दबाव है ईरान के ऊपर कि आप डील ले लें, इट इज बेस्ट फॉर ऑल। और एक और बात मैं कह रहा था कि ये जो जेडी वैंस का जो था वो क्रेडिबिलिटी था, वो इट इज ए कंसेशन टू ईरान कि वो जेडी वैंस को भेजे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने साफ कह दिया था ईरानियंस के विटकॉफ को और कुशनर को हम ट्रस्ट नहीं करते। तो इट इज आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सिग्नल है कि आई एम सीरियस, कि तुम्हें जो बंदा चाहिए वो बंदा भेज रहा हूं मैं, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे, यू नो। सो आई थिंक अगर ये टॉक्स फेल होते हैं देन दो चीजें हो गई, या तो ईरान इज बीइंग वेरी स्टबर्न, या ईरान वाज नॉट एबल टू यूज डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन टू गेट अ डील। जी डॉक्टर बादशाह, क्या ये ईरान के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको इस्तेमाल कर ले वो अपने हक में, करना तो चाहेगा ही, कर पाएगा क्या? उसके पास तो रुख के पत्ते भी हैं। जी, मेरे ख्याल से वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, और इसके संकेत ऑलरेडी 3 इश्यूज पे हमें मिले हैं। एक तो ये रिक्वेस्ट टॉक्स के लिए अमेरिका की तरफ से आया, और चूंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके हमला करे थे ईरान पे, और ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हम दोनों मिलके सीजफायर के लिए भी काम करेंगे। अगर ट्रंप इजराइल को दरकिनार करे हैं, साइडलाइन करे हैं, तो इसका मतलब है उनकी एजेंसी ज्यादा है, और उनको पता था कि इजराइल सबोटाज करेगा जैसा वो लेबनान में हमला करके किया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने खलीबाफ ने कुछ घंटे पहले, निकलने से पहले, उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें आपने मान ली थी, एक तो सीजफायर लेबनान पे भी लागू होगा, और उन्होंने ट्रंप को मजबूर करके वो दबाव डाल के वहां सीजफायर का कराया, बातचीत के बहाने से वो जंग वहां रुकी है फिलहाल। और तीसरा जो आपने जिक्र किया था, असेट्स, फ्रोजन असेट्स विल बी रिलीज, जो आपने कहा वो सही है, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है, कतार को अमेरिका ऑलरेडी इंटीमेट किया है, जैसा पिछली बार हुआ था, कि असेट्स फ्रीज होंगे, आप तैयार रहिए, आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, आप मॉनिटर करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को या दवाई को या ह्यूमैनिटेरियन चीजों के लिए पैसे करेंगे, पैसे देंगे, रिलीज करेंगे जैसा जैसा ईरान का डिमांड आ गया है। तो वो अभी भी लाइव है। तो ये, और सबसे बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन मिलिट्रीली है, अमेरिका बैकफुट पे है। हालांकि वो अब बता रहे हैं कि उनके नेवी के जहाज हॉर्मुज के नजदीक आए हैं वगैरह वगैरह, और हवाई जहाज पूरे गोला बारूद लेके उतर रहे हैं सभी खाड़ी के देशों में। तो ये पोस्चरिंग है, और उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन पूरे 40 दिन में ईरान ने बता दिया कि वो मिलिट्रीली ग्लोबल सुपर पावर को और रीजनल सुपर पावर को मुकाबला कर सकता है, और कुछ हद तक चैलेंज भी दे सकता है, जिस तरीके से बमबारी उन्होंने सभी अड्डों पे की और इजराइल पे भी की। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि अमेरिका इस ईरानियन अपर हैंड को एक ना एक तरीके से मान चुका है। अब रही 4 कोर इश्यूज जिस पे गिव एंड टेक हो सकता है। एक तो हॉर्मुज, जैसा ट्रंप ने बायलैटरल टैरिफ अग्रीमेंट सभी देशों से किया है, जैसे भारत के पर 18, कुछ देशों के पर 15 वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी ईरान कर रहा है। ऑलरेडी साउथ कोरिया वाले नेगोशिएट कर रहे हैं, कम से कम 12 देश ऑलरेडी ईरान से नेगोशिएट कर रहे हैं, और कुछ देशों के लिए डिस्काउंट भी दे रहा है ईरान। ये भी खबर आई है कि वो 1-2 मिलियन जो कर रहे हैं, पहले खाली टैंकर्स को भी जाते हैं, उस पर भी बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने वेव कर दिया है। तो इस पे गिव एंड टेक हो सकता है।
और फ्रोजन एसेट्स मिसाइल्स पे तो अमेरिका सवाल उठा नहीं रहा है, और फ्रोजन एसेट्स पे भी गिव एंड टेक होगा, और रिपरेशंस पे भी जो है इसमें मेरे ख्याल से गिव एंड टेक होगा, बिलियंस इधर प्लस और माइनस होगा। और सबसे पेचीदा बातचीत होगी ये एनरिच्ड यूरेनियम, जिसके लिए ऑलरेडी ईरान मान चुका है ओमान के जरिए कि वो रशिया को भेजने के लिए तैयार है। वो कितना है, 400 किलो है या कितना ग्रेड का है, वो आईएईए शायद डिसाइड करेगी। तो लास्ट जो है स्टेबल सीजफायर जो पूरे क्षेत्र में ईरान चाहता है वो पेचीदा है, क्योंकि अगर ट्रंप या वांस मान लेते हैं ये बात को, लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने सीजफायर अग्री करके गाजा में, लेबनान में उल्लंघन किया और नरसंहार को जारी रखा, तो उसी तरह होगा। और अमेरिका उस दूसरी तरफ देखा, और ये सिर्फ बायलैटरल अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर रहेगा। और मेरे ख्याल से दोनों दिलचस्पी इसमें बता रहे हैं, और ईरान का भी फायदा होगा और अमेरिका का सबसे ज्यादा फायदा होगा, जैसा प्रोफेसर खान साहब बताए, महंगा, इन्फ्लेशन, पेट्रोल, और उसके साथ मैं स्टॉक मार्केट भी जोड़ना चाहता हूं। और अमेरिका पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली आइसोलेट हो गया है पूरी दुनिया से। नाटो मेंबर्स नहीं सुन रहे हैं, ना ऑस्ट्रेलिया सुन रहा है, ना कोई ग्लोबल साउथ में उनके सुन रहा है। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से कुछ उम्मीद है कि वैंस कुछ पुश करके, और पाकिस्तान भी जो है उसमें कुछ, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हॉटलाइन 24 घंटे जारी है, और इसमें टर्की और मिस्र भी हैं और चीन भी है। सभी लाइंस जो है इस्लामाबाद के ऊपर ये कर रहे हैं कि आप भी कुछ इसमें दखल अंदाजी करके दोनों को आपस में लाइए जो एक्सेप्टेबल होगा, या कम से कम फ्रेमवर्क हो, टेक्निकल टीम इन मुद्दों पे बाद में बातचीत करे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर धनंजय, ये मुद्दे जो अभी डॉक्टर पाशा ने बताए वो तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन एक बड़ी जटिल मांग ईरान की ये रही है कि इस इलाके से जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वो दफा हो जाए, वो खत्म हो जाए, अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ से चली जाए। अब ये तो ट्रम्प साहब को स्वीकार होगा नहीं, हालांकि वो पूरी दुनिया से अपने खर्चे कम करने के लिए हटना चाहते हैं, लेकिन ये तो एक पूरी तरह से सरेंडर जैसा हो जाएगा ट्रम्प के लिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि मुझे लगता है, जितना मेरा एनालिसिस है और जितना मैंने इसको क्लोजली फॉलो किया है, ये डील होने जा रही है, मोर और लेस। ये पीस होने जा रही है। अभी देखिए, ईरान को भी अभी एक सोल्यूशन चाहिए। ये वॉर कंटिन्यू होने से उनको प्रॉब्लम है, और अमेरिका को भी चाहिए। ईरान इसमें एक पावरफुल प्लेयर की तरह उभरा है वेस्ट एशिया के अंदर, इंटरनेशनल फोरम पे। लेकिन अमेरिका वेस्ट एशिया को पूरी तरह से छोड़ देगा, ये सवाल सिर्फ ट्रम्प का नहीं है, ये सवाल अमेरिकन स्टेट का है, क्योंकि वेस्ट एशिया एक एनर्जी रिच रीजन है, और वेस्ट एशिया के अंदर जो पेट्रो डॉलर्स हो गए या जो उनका डोमिनेशन है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसके चलते अमेरिका को इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली दुनिया में काफी ताकत मिलती है। सो अगर वहां पे अमेरिका पूरी तरीके से अपने बेसिस को खत्म कर देगा, तो फिर अमेरिका की जो पावर है वो एक क्वेश्चनेबल पावर हो जाएगी। तो वो अमेरिका डेफिनेटली, मतलब ये इट्स नॉट अबाउट ट्रम्प, ये एक अमेरिकन स्टेट का एक बड़ा बात है, वो वहां से नहीं हटेंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक जरूर ईरान ने इतने दिन खड़े रहने के बाद ये जरूर प्रूव कर दिया कि अमेरिका आपको 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो और प्लेयर्स की एंट्री, ये जो ट्रम्प ने किया है अपनी जो भी नादानी में, उन्होंने ये अश्योर जरूर कर दिया कि अमेरिका तो रहेगा, लेकिन और प्लेयर्स भी अब इस रीजन के अंदर डोमिनेंट होंगे। और प्लेयर्स का मतलब चाइना इंपॉर्टेंटली, साथ में यूरोपियंस के का जो अभी तक यूरो अटलांटिक अलायंस जिसे हम कहते थे, जब किसमें कभी भी मतभेद नहीं आया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वेस्ट एशिया और तमाम पॉलिसीज में शायद थोड़े अब डिफरेंसेस हमें दिखे। इसमें तो साफ साफ दिख गए, लेकिन फ्यूचर में भी
वो डिफरेंसेस रहेंगे। तो एक तो है कि ट्रम्प को डेस्परेटली एक डील चाहिए। मिड टर्म की बात अभी प्रोफेसर खान कर रहे थे, लेकिन और भी जो उनके ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है, अभी तो खुल के बातें आ रही कि उनका जो क्लोज सर्किल था उसमें बहुत कम लोग थे जो उनके साथ थे, और बहुत मतलब ऐसे नहीं है कि सब उनके साथ थे, और वो अपनी मर्जी में उन्होंने ये सब कर लिया। तो उनके ऊपर प्रेशर है, उनको एक डील चाहिए और वो डील निकलना चाहते हैं। देखिए ईरान को इसमें जो इंश्योर करेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो मुझे लगता है डील से क्या निकले पता नहीं, नेगोशिएशन चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब एब्सोल्युटली फ्री नहीं रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान कुछ ना कुछ, क्योंकि आज जो ईरान का जो सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके चलते अमेरिका को उसने यहां तक लाने में सक्षम रहा। वो उसको वापस से वो जो स्टेटस को पे नहीं लौटेगा, उसमें ईरान का अपना कुछ दखल जरूर रहेगा। दूसरी चीज है, जो मेजर नेगोशिएशन होगा वो यूरेनियम ईरान देगा, और लेकिन उसके बदले जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर इतने सालों से लगे हुए हैं उसमें रियायत ईरान को डेफिनेटली मिलेगी, और जो असद उसके फ्रीज हुए हैं वो भी ईरान को वापस मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये अगर 3 मेजर चीजें ईरान को मिलती हैं तो ये पीस मुझे होती दिख रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये तीनों इतनी सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चीज है जहां पर शायद थोड़े टेंशन हो या थोड़े और कड़े बातचीत हो, लेकिन अगर ये भी एक सिस्टम है कि वर्ल्ड अपने अपने तरीके से उसके साथ नेगोशिएट कर ले, कि जिसको जो जिस तरीके का परसेंटेज चाहे वो नेगोशिएट कर ले, तो मेरे ख्याल से वो एक एक्सेप्टेबल मापदंड होगा। लेकिन एक ही मुझे शंका है वो पूरे इस दौर में, मतलब नेगोशिएशन पोस्ट नेगोशिएशन, वो इजराइल की है कि इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि इजराइल ने लेबनान पे, देखिए जब पीस ये जब हुआ तब तमाम चीजें घोषणा हुई, उसमें लेबनान की पीस की भी बात हुई थी, क्योंकि वॉर तो हर जगह चल रही है। जब आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं तो वो पीस भी वहां पर भी सीज फायर होना चाहिए। गाजा में हमने देखा कि सीज फायर के बावजूद, इंटरनेशनल अटेंशन के बावजूद वहां पर जो कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेयर है जो अभी भी एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है इस पूरे टॉक के अंदर, और वो अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो एक डिस्टर्ब कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ये डील होते हुए दिख रही है। जी, तो संजय जी, ये जो स्थिति बनी है इसमें इजराइल की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है? कल से तो फिर से सुनवाई शुरू हो रही है नेतन्याहू के मामले की, और वो तो अब नप सकते हैं। अगर सारी चीजें शांत हो जाती हैं और कोई डील हो जाती है तो फिर नेतन्याहू के लिए तो जेल जाने का रास्ता ही बचेगा। नेतन्याहू जेल में ही रह रहे हैं, अगर वो इजराइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अमेरिका के अलावा कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो अभी जेल में ही है अपने प्रिजनर, अपने उन्होंने ही हैज इम्प्रिजन्ड हिमसेल्फ। जिस ढंग की लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो है ना वो भी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे जिस ढंग की राजनीति इजराइल में है और जिस ढंग से एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स वहाँ खेला जाता है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता नेतन्याहू को कोई अभी वहाँ पे कोई झटका राजनीतिक रूप से मिलने वाला है, क्योंकि वो सारी कवायद, सारी ये जो इतना दिन का खेल, वो इसी राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो देखिए, अगर ईरान के साथ डील हो जाता है तो नेतन्याहू के लिए ये राजनीतिक रूप से हार होगी। जिस ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो उससे बड़ी हार नेतन्याहू के लिए नहीं होगी अगर अमेरिका ईरान से डील कर लेता है। अगर वही स्थिति बनी रहे जो 39 दिन पहले वाली स्थिति थी कि ईरान एक से कॉन्फ्लिक्ट वाली ही रिलेशनशिप रहे, तब तो ठीक है। लेकिन क्या इतने दिन के 39 दिन के बाद, इतना घटनाक्रम होने के बाद, क्या वही स्थिति बनी रहेगी? सवाल यहाँ पे है। अब ये है कि अमेरिका के लिए जो स्थिति बन गई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, कि वो लड़ाई में भी जाने से अब हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक प्रेशर, डोमेस्टिक राजनीतिक प्रेशर इतना है कि वो लड़ाई एक ऑप्शन नहीं है उनके लिए। दूसरा ये है कि अगर वो ईरान को कितने दूरी तक कॉन्सेशन देने के लिए तैयार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज्यादा कॉन्सेशन देते हैं
तो उनका अपना रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी नाराज होगा। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। समझिए कि ईरान के पास सारे बार्गेनिंग पावर है। आज अमेरिका, आपको याद होगा 1979 में जब इमीडिएटली आफ्टर रेवोल्यूशन अमेरिका के 44 बंधक ईरान ने रखे थे और 444 दिन तक ये चला, और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली अमेरिका समझिए इम्पेरिल्ड हो गया। ईरान से उसे निजात दिलाने में बहुत दिन लग गया। आज ईरान कमोबेश अमेरिका को उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है बाय थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्टेटस को मेंटेन किया जाए। वो चैलेंज है, और वो मेरे ख्याल से वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक बदलाव होगा, क्या गिव एंड टेक होंगे वो फ्यूचर बताएगा। बट इस लड़ाई के बाद, इस टॉक्स के बाद एक चीज साफ है कि जो राजनीतिक जियोपॉलिटिकल समीकरण 39 दिन पहले था, फ्यूचर में वो जियोपॉलिटिकल समीकरण नहीं रहेगा, और ईरान अपनी औकात से ज्यादा एग्जर्ट करेगा। ईरान ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली वीक हो गया, लेकिन आज ईरान एक अलग स्थिति में, जियोपॉलिटिकल स्थिति में है, जो अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो अमेरिका डिनायल मोड में नहीं रह सकता और सैंक्शन लगा के आप नहीं जा सकते। अब जबकि आप देखिए, क्योंकि वो डिवीजन है, पहली वाली बात नहीं है कि अमेरिका और नेटो साथ है। यूरोपियन अलाइज, ब्रिटिश अलाई और भी नेटो के दूसरे कंट्रीज और अमेरिका में कंप्लीट डिवीजन है। आज अमेरिका आइसोलेशन में है। तो इस चेंज सिनारियो में ईरान के लिए एक बेहतर स्थिति है कि एक नए फेस के साथ, नए प्रोफाइल के साथ इंटरनेशनली अपने को वो प्रेजेंट करेगा, अपने को कंडक्ट करेगा। सो ये सिचुएशन जो मेरी समझ में आ रहा है, सिचुएशन बदलता हुआ दिख रहा है। अब सर्कमस्टांशियली चीजें काफी अलग है। तो ईरान एक बेहतर स्थिति में है, डील और विदाउट डील। जी प्रोफेसर मुक्तदर, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ईरान बेहतर स्थिति में है, अपर हैंड है उसका। ये डील ट्रंप को क्यों चाहिए? कितने वो बेसब्र हैं इस डील के लिए? कितनी जरूरत है उनको, और कितना कुछ वो दांव पर लगा सकते हैं? मुकेश जी, सुन त्जू का एक मशहूर कहना है कि अपने दुश्मन के लिए एक सोने का ब्रिज बनाइए ताकि उस पे से वो रिट्रीट कर सके, मतलब उसके लिए ब्लॉक ना कर दें ताकि वो मरे तक। तो पहले तो ये दिस इज व्हाट ट्रम्प हैज टू डू कि ईरान के लिए एक ऐसा ब्रिज बना दें ताकि वो उस पे से वापस चले जाएं और टेम्पटिंग हो, और उसके टेम्पटिंग के वी नो व्हाट दे आर, सैंक्शंस लिफ्ट कर दें और बेसिकली हॉर्मुज शेयर कर लें, या लेट ईरान नेगोशिएट दैट डील। ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया कि हम लेते नहीं तेल थ्रू हॉर्मुज, तो ही कैन थ्रो द बॉल एंड से कि देखो सबसे बड़ा तेल का सप्लाई इसमें चाइना है, सेकंड इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। इन चारों को निपट लेने दें विद रिगार्ड्स टू द $2 मिलियन चार्ज। रोक तो नहीं रहा है ना, ईरान सिर्फ टोल लगा रहा है, तो टोल जो दे रहे हैं लेट देम नेगोशिएट। ये अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है? सो आई थिंक वो इवेंचुअली ही शुड रीच दैट डिसीजन कि लेट अदर्स पे और डील। लेकिन ईरान को अगर वो कुछ, ही हैज टू गिव समथिंग बिग, वरना ये रुकेगी नहीं जंग। बिकॉज और द अदर थिंग इज कि ही हैज दिस प्रॉब्लम विद इजराइल। जब तक वो इजराइल को ब्लॉक ना कर, देखिए लेबनान की तो बदमाशी की है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने डिलिबरेटली, जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन सबसे बड़ा अटैक लेबनान पे उसी दिन हुआ, तकरीबन 300 लोग मारे गए, काफी ज्यादा सिविलियंस। तो इट हैज बिकम जैसा पागल कुत्ता नहीं हो जाता मोहल्ले में हर एक को काटते फिर रहा है, उस तरह हो गया है इजराइल। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिम। जो जेडी वैंस बार बार कह रहे हैं कि लेबनान का मसला अलग है, हमारा आपका मसला अलग है, उसमें देयर इज ए कन्फेशन कि वी कैन नॉट कंट्रोल इजराइल।
और दैट विल रिमेन ए प्रॉब्लम। अगर जैसा कि लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मोबिलाइज करा ताकि जेडी वैंस को और ईरानियन डेलीगेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड, क्योंकि वो डर रहे थे कि ईरान अटैक ना कर दे, टू द ईरानियन डेलीगेशन को इजराइल अटैक ना कर दे। तो व्हाट दे विल हैव टू डू इज के एट सम पॉइंट ट्रम्प हैज टू से कि आई विल कंट्रोल इजराइल। वो एक अलग चक्कर है, विच वरना क्या होगा, अमेरिका के साथ डील हो जाएगी लेकिन जंग चलते रहेगी जिसमें ईरान विल कीप अटैकिंग द अरब कंट्रीज आल्सो। तो ये अरबों के लिए भी काफी प्रॉब्लम है, दे नीड टू कंट्रोल इजराइल, वरना दे विल बी रिसीविंग एंड ऑन ईरान। बट डोमेस्टिकली मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो त्रिपाठी साहब ने जो रेफरेंस किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारी पोल खोल दी कि मतलब यहां तक के मार्को रूबियो ने जो इंटरप्रेट किया, जो प्रेजेंटेशन नेतन्याहू ने किया था, जो बहस थी, उसको जो अमेरिकन इंटेलिजेंस थी वो कह रही है ये फार्सिकल है। तो रूबियो समझा कि शायद ट्रम्प को लफ्ज समझ में नहीं आएगा। ही सेड इजराइल की जो पोजीशन है इट इज बुलशिट। ये लफ्ज इस्तेमाल मार्को रूबियो ने किया, हु इज वेरी प्रो इजराइल कंपेयर टू जेडी वैंस। तो डोनाल्ड ट्रम्प एक्सपोज हो गए हैं कि एवरीबडी नाउ नोज के नेतन्याहू ने इनको फंसा लिया और ये सिर्फ इन्हीं का डिसीजन है। और उनके क्लोज सर्कल में जिसमें बाय द वे तुलसी गैबर्ड वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दोज नेगोशिएशंस, सो अगर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, और देखिए लोग, एक कहावत है तेल की कीमत की, वो कहते हैं कि तेल की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ती है और वो फेदर की तरह नीचे आती है धीरे 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 धीरे। तो अब वो जो ऊपर चले गई है, तेल की कीमत अटक गई ना $95 के करीब, वो पुरानी 65 तक वो शायद पहुंचे ही ना एक दो साल तक। दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग। तो इन्फ्लेशन उतरेगा ही नहीं, सो ही इज गोइंग टू बी इन ट्रबल कि फिर वो दोबारा कह ही नहीं सकते कि मैं एक। तो और दूसरा कि पब्लिक उनकी जो कोalition थी डोनाल्ड ट्रम्प की कि ब्लैक मैन और विमेन, लैटिनोज, 33% मुसलमानों ने वोट डाला था उनको, वो और यंग मैन, ये सारे के सारे, खासतौर से यंग मैन भी छोड़ दिए ट्रम्प को। सो एक के बाद एक कंस्टिट्यूएंसी जाते जा रही है एंड उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हैज बिकम द लोएस्ट। अब ये और बात है कि ही माइट से कि मैं ये एडजस्ट कर लूंगा, और एक नई डर पैदा हो गई है रिपब्लिकन पार्टी में, और वो डर ये है कि दे थिंक कि ट्रम्प डजंट केयर कि रिपब्लिकन पार्टी हारे या नहीं, मुझे जो करना है मैं वो करते ही रहूंगा, और आई डोंट केयर कि अगर रिपब्लिकन पार्टी इसके वजह से पूरी तरह से भी हार जाती है। दैट इज बिकम टू ए वरी। और जो कॉल्स आ रहे हैं ना कि इनको निकाल दें, 25 जो हमारा अमेंडमेंट है उसके मुताबिक एक आर्टिकल है जो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट मेंटली लायक नहीं है प्रेसिडेंट रहने के तो उनको निकाल दिया जा सकता है। तो ये दे आर लुकिंग एट इट वेरी सीरियसली, इंक्लूडिंग डेमोक्रेट्स तो खैर उसके सीरियसली बात कर रहे हैं अबाउट इन्वोकिंग आर्टिकल 25, बट रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि ये काबिल नहीं रहे। देयर आर सम रिपब्लिकन्स हु आर सेइंग दिस। लेकिन एक लॉबी है, कह रहे हैं कि 3 मुल्क और एक शख्स की लॉबी बन गई है, इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया, प्लस लिंडजी ग्राहम जो सेनेटर हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प से अभी भी लॉबी कर रहे हैं कि ये सीज फायर डील आप फाइनलाइज ना करें, कंटिन्यू टू अटैक ईरान बिकॉज दे आर ऑल इजराइल। मिडिल ईस्ट में चक्कर ये है, वो डर रहे हैं कि ईरान विल कम आउट मोर पावरफुल, तो फिर उनके ऊपर देखिए जो अरबों का प्रॉब्लम था कि ईरान की हेजेमनी हो गई थी मिडिल ईस्ट में। सो अब इसके बाद वही सूरत हाल रहेगी एज फार एज दे आर कंसर्न। अमेरिका विल हैव सम विंस, इजराइल की जो एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये जो डोमिनेशन इनका जो बढ़ जाएगा गल्फ कंट्रीज के ऊपर, और खासतौर से जो तेल वहां से जाता है ना, खासतौर से आप इराक को ले लें, कुवैत को ले लें, बहरीन, कतर, इनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा। इवेंचुअली यूएई वगैरह के थ्रू वो पाइपलाइंस बनाएंगे, बट यू आर लुकिंग एट बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई साल तक। तो मुझे लगता है कि ये जो टाको हम कहते हैं ना, कट एंड रन, दिस इज ए वेरी गुड चांस फॉर डोनाल्ड ट्रम्प टू कट एंड रन, और उनको बस ईरान उनकी नाक रगड़ने की कोशिश ना करें, एक ऐसी चीज दे दें जिसके सहारे वो कह सकते हैं मैं जीत गया, and get most of its things, especially sanctions और हॉर्मुज का कुछ
कंट्रोल। आई थिंक दिस इज द टू थिंग्स आई वुड रेकमेंड। और वो बेसिस की फिक्र ना करें, वो बेसिस ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है और वो बेसिस को फिर से रिपेयर करने कह रहे हैं कि मिनिमम $1 बिलियन लगेगा खाली बिल्डिंगें ठीक से करने के लिए उनके। और अब जैसा कि खतर तो कह दिया कि ना वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग बैक अमेरिकन्स, तो अब सोचिए बहरीन जिसकी इकोनॉमी तकरीबन तबाह हो गई, क्या वो दोबारा इन्वेस्ट करके फिफ्थ फ्लीट के लिए उसका बेस बना के देगी? आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। सो दैट इज नॉट ए नेगोशिएटिंग पॉइंट, उसमें अमेरिका की नाक कट जाएगी। आई थिंक ट्रंप के से ईरान के से कि आप फौजें रख लें, हमारे सैंक्शंस निकाल दें, सेकेंडरी सैंक्शंस निकाल दें, हॉर्मुज पे हमको कंट्रोल दे दें, एंड दे कैन नेगोशिएट के किसके ऊपर चार्ज करें, डाल दें जापान, श्रीलंका, चाइना के ऊपर थोड़ा टैरिफ। वो चाइना के देखिए आज अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, अपेरेंटली 3 सुपर टैंकर्स आर गेटिंग थ्रू, लेकिन वो चाइना के हैं। तो ईरान इज बीइंग वेरी स्मार्ट, सिग्नल कर रहा है कि हमने खोल दिया, लेकिन खोल दिया वो सिर्फ अभी तक सिर्फ चाइना के लिए। बट आई थिंक ईरान हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। पिछले 25-30 साल में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिला टू गेट आउट ऑफ द यूएस सैंक्शन। इसके लिए मुझे लगता है कि इवन इंडिया should make phone calls to Washington के accept कर रहे डील, क्योंकि the moment they accept this deal, चाबहार वापस comes into play for India. India can buy oil from Iran. जापान को चाहिए, साउथ कोरिया को चाहिए कि प्रेशर डाले अमेरिका पे। I hope they are doing this. जी, तो पाशा साहब फिर एक जो बड़ी समस्या इस पूरी डील में है वो इजराइल ही है, और अगर आप अमेरिका के और इजराइल की नजर से देखें तो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला और यूथी वगैरह। क्या ईरान इस पर कोई कंप्रोमाइज कर सकता है कि अगर गारंटी मिल जाए कि इजराइल हमले नहीं करेगा तो इनसे नाता तोड़ सकता है या इनको शांत कर सकता है? इसकी गारंटी देगा ईरान? जी देखिए, ये मसला पिछले साल भी इसके पर टिप्पणी की थी ईरानी लोग और वहाँ के जो रेसिस्टेंस हैं ग्रुप्स वगैरह सब, कि अगर सचमुच ये सीजफायर होता है और ईरान के ऊपर हमले नहीं होते हैं और ईरान को नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन होता है ग्लोबल ऑर्डर में, ऑयल एक्सपोर्ट करने की वगैरह वगैरह, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने के लिए तैयार हैं बोल के, और ईरान भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला जो है इजराइल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह जो है कोई भी हिजबुल्लाह का रॉकेट नॉर्दर्न इजराइल में ना पहुंचे, जहां से तकरीबन 60,000 यहूदी भाग के अब पूरे होटलों में यहाँ वहाँ शरण लिए हैं। तो ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है, 2016 में भी हुआ था और पिछले 2.5 साल से हुआ है, अब दोबारा वहाँ शुरू हुआ है। तो ये नौबत वो आने नहीं देते, इसलिए वो लिटानी रिवर, हालांकि ग्रेटर इजराइल का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये इजराइल जो है अमेरिका के दबाव में कुछ दिनों के लिए मान लेगा, जो सीजफायर अगर होता है अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन अगर नेतन्याहू जेल नहीं जाते हैं, किसी भी तरह टालते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर जंग, चाहे हिजबुल्ला हो, हूती हो या ईरान के ऊपर भी हो, उसको रख के नेशनल सिक्योरिटी के नाम से वो हमले करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो है अभी भी वल्नरेबल हैं एप्स्टीन फाइल से। जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं, जो आगे चल के फाइल्स जो रिलीज होंगे, फोटोज होंगे, जो लड़कियां हैं वगैरह वगैरह सब, तो उससे भी ब्लैकमेल करने की उम्मीद है अगर नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं। तो चूंकि अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी दबाव डाला था इजरायली प्रेसिडेंट पे, इनको माफ कर दो और इनके करप्शन चार्जेस जो भी हैं वगैरह, और पार्लियामेंट में भी इनकी बात मान के रेजोल्यूशन भी पास कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन वहां का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिससे पूरा
विवाद खड़ा हुआ कि उनके पावर्स नॉमिनेशन वगैरह सब भी क्वेश्चन करने लगे, तो ये जजेस जो है बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड है और वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, क्योंकि नेतन्याहू भारत की तरह दूसरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को कमजोर कर दिए हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल की ऑफिस हो या दूसरे आर्मी वगैरह सब मिलिट्री को भी, और शिन बेत को, मोसाद को वगैरह। तो अब इजराइल ही मेन स्पॉइलर मुझे लगता है, और अगर वल्नरेबल हैं एप्स्टीन फाइल या दूसरे चीजों से ट्रम्प, तो वो दूसरी तरफ देखेंगे अगर इजराइल हमला करता है कहीं ना कहीं, और इस लो इंटेंसिटी वार में ईरान भी मुंहतोड़ जवाब देगा और रेसिस्टेंस भी इसमें शामिल होगी, और ईरान और अमेरिका जो है वो बड़े एक्टर्स सीज फायर को उल्लंघन होने नहीं देंगे। जहां तक बेसिस का सवाल है, सिर्फ बहरीन और यूएई स्ट्रांगली इन फेवर हैं अमेरिका के बेसिस रिटेन करने में। वो किसी भी हालत में इजराइल और अमेरिका से दूर होना नहीं चाहता है, और उनका एंटी ईरान पोजीशन, क्योंकि अब खलीफा अमेरिका के साथ चले गए, ईरान के साथ से तोड़ लिए, तो वहाँ जो शिया मेजॉरिटी है वो इजीली उनको ओवर पावर करके वहाँ शायद रेवोल्यूशन भी आने वाला है। और यूएई चूंकि उनका इक्तिसादी पूरा ढांचा मिला हुआ है इजरायली फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिकन सिस्टम से, वो दूर होना नहीं चाहते, उनके शिकंजे में है। तो ये मैं ऐसा हालात देखता हूँ। जी जी अंत में धनंजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक जो बुनियादी चीज है कि अभी जो युद्ध विराम चल रहा है वो टिकाऊ हो, एक शांति हो, इसके लिए पहले दिन से ईरान कह रहा है कि हमको गारंटी मिलना चाहिए कि यहाँ पर फिर हमले नहीं होंगे। अब ये ट्रंप की गारंटी कितनी भरोसेमंद, तो गारंटी क्या इसमें चीन की भी होगी, आगे चल के रूस भी आएगा, या कोई और कंट्रीज भी इस गारंटी के काम में शामिल किए जाएंगे? ये बहुत बुनियादी बात है। इस मेरे ख्याल से पहली जरूरत इसी बात की होगी, बातचीत के इस पे बात हो रही होगी। जी बिल्कुल मुकेश जी, बस आपके प्रश्न में आने के पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये डील हो जाएगी। मैंने कारण बताया कि वो क्या क्या वजह पे हो जाएगी। एक और बात कि इजराइल मुझे क्यों लगता है कि स्पॉइलर है, वो एप्स्टीन फाइल वगैरह वो उस पर मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो दूसरी मेजर बात आएगी अगर ये डील हो जाती है, ईरान सक्सीड कर जाता है अपना सैंक्शन लिफ्ट कराने में, अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरीके का एक ओनरशिप लेने में, नेक्स्ट जो सवाल आएगा, जो इसराइल के लिए महंगा सवाल है, काफी बड़ा और गंभीर सवाल है, वो गाजा और फिलिस्तीन का सवाल है। फिलिस्तीन का जो प्रश्न है वो प्रोमिनेंटली आएगा और उसका नेगोशिएशन भी शुरू होगा, आज नहीं तो कल। तो ये जो नेतन्याहू और ट्रंप ने किया हुआ है उसका दो बड़े मतलब देखिए, रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ये आपने तो कर दिया जो आपको करना था, लेकिन इसके रिपरकशंस जो होंगे या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, फॉल आउट्स, या जो भी आप जो भी शब्द इस्तेमाल करें, इसमें आज नहीं तो कल ये फिलिस्तीन का प्रश्न भी खुलेगा और उसमें इजराइल को प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि जो मेरा आकलन है कि क्यों स्पॉइलर हो सकता है अभी भी इजराइल, क्योंकि वो प्रश्न वो नहीं खोलने देना चाहते। और ये नेतन्याहू के बियॉन्ड की बात है, मतलब वो डेफिनेटली इस प्रश्न को उन्होंने इतने साल तक दबा के रखा है, वो उसको दबा के रख के, और इसको अभी भी वो एक विक्टिम कार्ड की तरह कि हम पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, हम पे हिजबुल्लाह है, हम पे हमास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक प्रश्न खुलेगा और इसलिए वो इजराइल इसमें स्पॉइलर अभी भी बन सकता है। आपने जो प्रश्न किया कि क्या ट्रम्प इसमें सिक्योरिटी गारंटी क्या है, देखिए ट्रम्प की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें एक गारंटी डेफिनेटली है जो चाइना की है, और वो ये जो डील जो पाकिस्तान में सब असेंबल हुए हैं उसके पीछे भी चाइना का एक बड़ा रोल है, साफ तौर पर है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा देश है जिसपे ईरान पूरी तरीके से भरोसा करता है। उसके कारण कई है, सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इन्वेस्टमेंट है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2023 में
सऊदीज और ईरानियंस को साथ में लाने वाला भी चाइना है। तो चाइना का एक मेजर रोल है, वो बिल्कुल ही इसके अंदर पीछे से काम कर रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो, और अभी भी मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना शायद कुछ हथियार भी इस बीच में भेजने की कोशिश कर रहा है ईरान में। तो और उस बीच में जब लड़ाई चल रही थी तो तमाम रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स चाइना लगातार प्रोवाइड कर रहा है। तो चाइना इसके अंदर एक गारंटी है, और ये भी एक तीसरा फॉल आउट है कि इस पूरे वॉर का, कि चाइना इज इमर्जिंग एज अ मेजर इंटरनेशनल प्लेयर आफ्टर दिस वॉर एंड ड्यूरिंग दिस वॉर, लेकिन आफ्टर दिस वॉर डेफिनेटली। जी, मैं एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैं 100% प्रोफेसर धनंजय से सहमति करता हूँ कि ये पैलेस्टीन का मसला जरूर उभरेगा एक ना एक दिन, इफ नॉट टुडे। और इसमें ईरान जो है पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पहले से ही 79 से खुद्स डे बोल के, जेरूसलम डे बोल के हर साल मनाते हैं। इस साल भी उन्होंने किया, और हमास को सपोर्ट करके ये और एक्सपोज करना चाहेंगे अरब देशों की कि आपने कुछ नहीं किया, आपने जंग नहीं लड़ी और इजराइल को कुछ नहीं किया, और हम पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं बोल के। अगर अमेरिका के अड्डे दोबारा स्थापित होने लगे किसी न किसी तरह से, चाहे बहरीन में हो या यूएई में हो या सऊदी अरब में भी, तो ईरान इनको एक्सपोज करके इनके बीच और लोगों के बीच में दरार जरूर पैदा करेगा, और ये जो है कोल्ड वॉर की तरह कभी कभी हॉट भी हो सकती है और आगे चल के इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि फलस्तीन का मसला जो है पॉपुलर लेवल पे, अरब स्ट्रीट लेवल पे और पूरे ओआईसी देशों में, पूरी दुनिया में 140 देश जो है यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को। जी, तो इस मसले को लेके तनाव बना रहेगा, अस्थिरता लगातार उसमें होती रहेगी। जी जी, प्रोफेसर मुक्तदर। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था। कल शाम मैं यहाँ पर जो रोम में था, और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का एक पब्लिक इवेंट हुआ ईरान की वॉर को लेकर, और मैं एक वाहिद अमेरिकन था, तो आई वाज इन अ बैड पोजीशन। मुझे ट्रम्प की शिकायत भी करना था और अमेरिका को डिफेंड भी करना पड़ा। तो जो चीजें सामने आई उससे फलस्तीन का मसला लेकर, इट इज अमेजिंग कि इतना पूरी ऐसा लग रहा था कि सारी यूनिवर्सिटी वाज फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज इटली में। और बार बार मुझसे कह रहे हैं कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड है कि जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। शी इज टू बी वेरी प्रो पैलेस्टाइन, फिर वो प्रो पैलेस्टाइन से जाके अब फिर प्रो इजराइल हो गई। इटली और जर्मनी ही वाकई जो मुल्क है जो, और जो जिस तरह से बच्चे कह रहे थे कि हम बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं कि जितनी ब्रूटैलिटी से जर्मनी में फलस्तीनी प्रोटेस्टर्स के साथ ट्रीट किया जा रहा है, आज आप देख रहे हैं यूके में भी। तो बट आई थिंक द मैसेस, आप क्लियर कह सकते हैं, अगर आप रेफरेंडम अगर करा ले यूरोप में आज ऑन द पैलेस्टीनियन कॉज, तो दे आर फुली विथ पैलेस्टाइन। और मुझे इट वाज वेरी नाइस टू सी कि दे आर विलिंग टू टेक अप, खासतौर से अगर आप स्पेन की पोजीशंस देखें और आयरलैंड की। उसके बाद मैं निकल रहा था तो एक प्रोफेसर से मिली बात, और वो कह रही थी कि वो रुक गई थी मेरा टॉक सुनने के लिए बिकॉज शी इज गोइंग बैक टू आयरलैंड। वो आयरलैंड से आई हुई थी। तो मैंने कहा मैं अगला वेकेशन आयरलैंड में हूँ, मुझे पैसे आयरलैंड में खर्च करना है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। तो बोलती यस ऑन पैलेस्टाइन। तो इट इज लाइक आम हो गया है लोगों में ये बात कि वी आर फॉर पैलेस्टाइन। तो मैं सोचा कि ये शेयर करूं, मेरे लिए दैट वाज वेरी नाइस टू सी, बिकॉज इतना सपोर्ट मैंने यूरोप में कभी नहीं देखा फॉर पैलेस्टाइन अमंग एलीट एज वेल एज स्टूडेंट्स, और वही थे वहां पर यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से प्रोफेसर मुक्तदर, अगर ईरान के सवाल पर भी रेफरेंडम हो जाए दुनिया में, तो आज 80% ईरान के साथ मिलेंगे, और आज भारत में रेफरेंडम हो जाए तो बावजूद अंधभक्तों के, इजराइल भक्ति के बावजूद, यहाँ भी 80% जनता इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में मिलेगी। जी हाँ, मतलब 3-4 कंट्रीज बस, अमेरिका, इजराइल, जर्मनी और
हंगरी, यही चार है जो शायद सपोर्ट करे टू सम एक्सटेंट बर्तानिया के सम पॉपुलेशन, बट अदरवाइज द ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन इज विद ईरान एंड विद पैलेस्टाइन। और क्या पता ओरबान जाने के बाद हंगरी का रुख भी पलटने लगे। जी हाँ इंशाल्लाह उसका भी जाने का रास्ता दिख रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।